Welcome students, you all are welcome in the commerce class. Today we are going to discuss financial accounting. आज हम वित्तीय लेखांकन विषय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय अधिकार शुल्क रॉयल्टी अकाउंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक व्यक्ति, फर्म, कंपनी या अन्य संस्था दूसरे की संपत्ति के प्रयोग का विशेषाधिकार पाने के लिए संपत्ति के मालिक को उसके साथ हुए समझौते के अनुसार एक राशि देती है। संपत्ति के प्रयोग के विशेषाधिकार के प्रतिफल के रूप में राशि को अधिकार शुल्क या रॉयल्टी कहा जाता है। An individual, firm, company or any other institution pays a certain amount as per agreement for acquiring a special right for using others' property. This amount, which is paid as a consideration for the use of special rights, is called royalty. अगर सामान्य भाषा में हम अधिकार शुल्क या रॉयल्टी को स्पष्ट करने का प्रयास करें तो रॉयल्टी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो पक्षकार होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर दो पक्षकार हैं A and B. There are two parties A and B. A is the owner of a particular asset like coal mine. Suppose we are assuming that A is a person who has a coal mine. A एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक कोयले की खान है। तो A is the landlord of that coal mine. तो A उस कोयले की खान का भूस्वामी माना जाएगा और A किसी कारण से उस कोयले की खान का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो उसने उस कोयले की खान को, उस कोल माइन को एक दूसरे व्यक्ति B को उसका प्रयोग करने के लिए दे दिया। B is called the leasee, पट्टेधारी। B is utilizing that coal mine and for that he is paying a particular amount to A, to Mr. A, and that amount which is paid for the utilization of that particular asset, that amount is called the royalty. अधिकार शुल्क को परिभाषित करते हुए पिकल्स जैसे विद्वान ने कहा है कि संपत्ति के प्रयोग के संबंध में एक व्यक्ति को देय पारिश्रमिक अधिकार शुल्क है, चाहे इसे उस व्यक्ति से किराए पर लिया हो या क्रय किया हो। यह राशि उस संपत्ति के प्रयोग से संबंधित उत्पादन या विक्रय पर निकाली जाती है। आंग्ल भाषा में हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं कि रॉयल्टी इज द रेम्युनरेशन पेबल टू पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एन असेट्स वेदर हायर्ड और परचेज्ड फ्रॉम सच पर्सन कैलकुलेटेड बाय reference to and verifying with quantity produced or sold as the result of such assets. सामान्य रूप से अधिकार शुल्क को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है, किंतु एक आदर्श परिभाषा के रूप में अधिकार शुल्क के संबंध में कहा जा सकता है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए तथा एक निश्चित अवधि में किसी विशेषाधिकार को प्रयोग करने के उपलक्ष्य में प्रतिफल की तरह आपसी समझौते के अनुसार निर्धारित शर्तों के आधार पर देय राशि अधिकार शुल्क मानी जाती है। यह अधिकार उत्पादन, प्रयोग या बिक्री आदि पर एक निश्चित दर के आधार पर निकाला जाता है। In English, we can say the ideal definition of a royalty, the amount payable according mutual agreement on the basis of the prescribed term and conditions for consideration of use of any special right during a definite period is treated as royalty. This is mostly payable on publishing a book, manufacture, patent article and working a mine. अधिकार शुल्क की परिभाषाओं के आधार पर अधिकार शुल्क के लक्षणों को कुछ बिंदुओं के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अब on the basis of the definitions, we can characterize the
characters of a royalty as follows. Number 1, the objects, uddeshya. Number 2, the period, avadhi. Number 3, consideration, pratifal. Number 4, agreement, samjhauta. Number 5, use, प्रयोग. नंबर 6, रेट ऑफ रॉयल्टी, अधिकार शुल्क की दर. जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य में हम ये कह सकते हैं कि अधिकार शुल्क एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड इट इज डेफिनेट दैट इट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली और ऑन द एनुअल बेसिस. जनरली यह सामान्य रूप से छमाही, वार्षिक रूप से, मुख्य रूप से बनाया जाता है. प्रतिफल, कंसिडरेशन के बारे में यह कहा जाता है कि रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन फॉर गेटिंग ए स्पेसिफिक राइट. अधिकार शुल्क विशेषाधिकार पाने का ही प्रतिफल है. एंड समझौता, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह दो पक्षों के बीच, इट इज एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, यह दो पक्षों के बीच एक प्रकार का समझौता है जिसमें एक पक्ष लैंडलॉर्ड यानी भूस्वामी और दूसरा पक्ष लीजी यानी पट्टेधारी कहलाता है. एंड द यूज अर्थात प्रयोग, विशेषाधिकार का प्रयोग उत्पादन, प्रयोग या बिक्री के लिए अधिकतर किया जाता है, जैसे खानों से कोयला निकालने, पेटेंट के लिए या पुस्तकें बेचने इत्यादि के लिए किया जाता है. एंड द लास्ट वन, द रेट ऑफ रॉयल्टी, अधिकार शुल्क की दर. अधिकार शुल्क निकालने के लिए सदैव एक दर निर्धारित कर ली जाती है. ऑलवेज ए पर्टिकुलर रेट ऑफ रॉयल्टी इज डिटरमाइंड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, कि जो भी अनुबंध है उस अनुबंध से पहले ही उस निश्चित दर का निर्धारण कर लिया जाता है. इस प्रक्रिया को समझाने के लिए एक छोटा सा एनालिटिकल टेबल आप लोग देखेंगे कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है. और इस एनालिटिकल टेबल को अगर आप देखें तो इस एनालिटिकल टेबल को एक एग्जाम्पल से बनाया गया है. अब मान लीजिए मिस्टर ए, हु इज द ओनर ऑफ ए कोल माइन, हैज प्रोवाइडेड हिज कोल माइन टू मिस्टर बी, who is going to produce, who is going to extract the coal from that particular mine. And there are some years like 2015, 2016, 2017 and 2018. Mr. B 2015 में उस कोल माइन से 100 टन कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं. और उसके बाद 2016 में 200 टन कोयला उस कोल माइन से निकाल रहे हैं. और उसके बाद 2017 में 300 टन कोयला मिस्टर बी उस कोल माइन से निकाल रहे हैं. लेकिन फोर्थ ईयर में किसी कारणवश मान लीजिए कि उस कोल माइन में पानी चला गया जिसके कारण सारा कोयला खराब हो गया, तो कोई भी आपका कोल उस कोल माइन से वो नहीं निकाल पाए. मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट के तहत यह तय किया गया, दे बोथ डिसाइडेड दैट कि इफ मिस्टर बी विल एक्सट्रैक्ट 1 टन कोल देन ही विल पे 1 रुपी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ दैट 1 टन कोल. ए और बी के बीच में यह तय हुआ कि यदि मिस्टर बी 1 टन कोयला निकालेंगे तो 1 टन कोयले का विशेषाधिकार प्रयोग करने के बदले में वह उसके मालिक अर्थात मिस्टर ए को वह 1 रुपया देंगे. तो 2015 में 100 टन कोयला निकाला गया तो उसके बदले में मिस्टर बी पेड 1 रुपी, 1 रुपए के हिसाब से उन्हें 100 रुपए पे करेंगे. और 2016 में मिस्टर बी 200 रुपए पे करेंगे. एंड 2017 में मिस्टर ए को 300 रुपीज पे करेंगे रॉयल्टी का. लेकिन अगर आप देखें फोर्थ ईयर में, तो फोर्थ ईयर में 1 भी रुपए का पेमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब आउटपुट हुआ ही नहीं, उत्पादन हुआ ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में रॉयल्टी भी जन्म नहीं लेगी, रॉयल्टी भी पैदा नहीं होगी. अगर हम फोर्थ ईयर की बात करें तो फोर्थ ईयर में कहीं ना कहीं मिस्टर ए इज इन मोर लॉस. मिस्टर ए द ओनर ऑफ द कोल माइन ज्यादा नुकसान में है, बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग हिज असेट टू मिस्टर बी एंड मिस्टर बी इज नॉट प्रॉपरली यूटिलाइजिंग दैट असेट, बट मिस्टर ए हैज प्रोवाइडेड दैट असेट, एंड बिकॉज ऑफ प्रोवाइडिंग द असेट he has the right to get something back. But
According to the norms, he is not getting anything back. मिस्टर ए ने अपनी संपत्ति प्रयोग के लिए दी है, लेकिन उसके बदले में वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए इसे देखते हुए यहां पर ए और बी के मध्य में एक अनुबंध होता है, जिस अनुबंध के तहत वह एक निश्चित राशि तय करते हैं, जिस राशि को मिस्टर बी अर्थात लीजी को लैंडलॉर्ड को देना ही होता है, और इस निश्चित राशि का नाम रखा जाता है MR मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट को डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट, न्यूनतम किराया, मृत किराया, अनुबंध किराया, स्थिर किराया, समतल किराया या किराए के अलावा इसे भाटक भी कहा जाता है। अब दोनों पक्षों के बीच में एक अनुबंध तय किया जाता है, जिसके अनुसार विच एवर द रॉयल्टी एंड MR अधिकार शुल्क और न्यूनतम किराए की राशि में जो राशि भी आपकी क्या होगी, अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा। विच एवर इज मोर बिटवीन रॉयल्टी एंड MR दैट विल बी पेएबल टू लैंडलॉर्ड, उसका भुगतान लैंडलॉर्ड को किया जाएगा, ये तय किया जाता है। अगर आप देखें मैं पहले साल की बात कर रहा हूं, 2015 की बात कर रहा हूं। मिस्टर बी अर्न 100 रुपीज टू पे फॉर पेइंग टू मिस्टर ए, बट अकॉर्डिंग टू MR ही हैज टू पे 200 रुपीज। जब आप पहले साल को देखें तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को देने के लिए 100 रुपए कमाए हैं, लेकिन मिनिमम रेंट की शर्तों के अनुसार उन्हें मिस्टर बी को 200 रुपया देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में 100 रुपया कमाया है लेकिन 200 रुपया देना पड़ रहा है, इसका मतलब उन्हें कहीं ना कहीं 100 रुपया का नुकसान हो रहा है, 100 रुपीज का उन्हें नुकसान हो रहा है। तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड SW अर्थात शॉर्ट वर्किंग। तो शॉर्ट वर्किंग एक ऐसी स्थिति होती है जिस स्थिति में जो लीजी होता है वह कहीं ना कहीं एक नुकसान की स्थिति में आ जाता है। इसे फॉर्मूले के रूप में हम ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट वर्किंग इक्वल्स टू मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर आप सेकेंड ईयर में देखें तो रॉयल्टी और मिनिमम रेंट बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हो रहे हैं। अगर आप तीसरे साल में देखें तो समवेयर द रॉयल्टी इज ग्रेटर देन MR, तो कहीं ना कहीं हमको 200 रुपया देना था लेकिन हमने 300 रुपया तक कमा लिया है। तो बिकॉज द रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, इट मीन्स समवेयर वी आर इन सरप्लस, हमें 100 रुपए का फायदा हो रहा है। तो सरप्लस या एक्सेस वर्किंग भी इसे बोला जाता है। इसके लिए फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट। इसके अलावा इसमें कैसे जर्नल एंट्रीज क्रिएट की जाती हैं, क्योंकि उनके बीच में एक संबंध होता है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में एक संबंध होता है। अगर आप गौर से इन दोनों को देखें तो एक पहली कंडीशन ये पैदा हो रही है कि रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, सेकंड कंडीशन पैदा हो रही है कि रॉयल्टी इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट, एंड थर्ड कंडीशन पैदा हो रही है कि रॉयल्टी इज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। तो आप तीनों कंडीशंस के बेसिस पे देखें तो इन तीनों के कंडीशंस के बेसिस पे फिर इन तीन कंडीशंस के बेसिस पे 3 प्रकार से जर्नल एंट्रियां बनाई जाती हैं। कैसे बनाई जाती हैं यह आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियोस में। आपको ये सब प्रक्रियाएं समझाई जाएंगी, कैसे, उसके अलावा टेबल कैसे बनते हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं, जर्नल एंट्रीज कैसे बनती हैं, ये आपको आने वाली वीडियो में बताई जाएंगी कि किस प्रकार से ये क्रियाएं की जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यदि किसी भी प्रकार का कोई संशय, किसी प्रकार का कोई डाउट आप लोगों को इसमें महसूस हो तो आप लोग निसंकोच कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इससे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।